गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक बार आए हैं मैदान में और ये मैदान में आने का कारण है गोपाल कृष्ण गोखले। और जैसा कि आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले मैंने कल भी चर्चा की थी मिस्टर गांधी के, जो कि हमारे राष्ट्रपिता की उपाधि जिनको दी जाती है राष्ट्रपिता, उनके राजनीतिक गुरु थे। तो हमें अगर गांधी को जानना था तो उससे पहले हमें राजनीतिक गुरु को जान सकते थे, लेकिन महत्व जिनको दिया जा रहा है वर्तमान समय में वो हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उनके जो इकोनॉमिक जो थॉट्स हैं, उन इकोनॉमिक थॉट की बात करेंगे, या इकोनॉमिकल जो थॉट्स हैं उनकी बात करेंगे, यानी आर्थिक विचारों की सबसे पहले। क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब पिछले वीडियो में, कल का मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ तक गोखले की बात है, गोखले को संवैधानिक सुधारों और आर्थिक सुधारकर्ता के रूप में ज़्यादा जाना जाता है बजाय राजनीतिक व्यक्तित्व के। उन्होंने राजनीति या राजनीतिक जो क्षेत्र है उस राजनीतिक क्षेत्र को संवैधानिक क्षेत्र बनाने का प्रयास किया, या शिक्षित माध्यमों से जिस तरीके से विरोध प्रदर्शित किया जा सकता था उन माध्यमों से मिस्टर गोखले ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को एक दिशा देने का प्रयास किया। अगर हम बात करते हैं कि जो गोखले जो मुख्य आर्थिक विचारक हैं, तो उन पर उनके आर्थिक विचारों पर जो सर्वाधिक प्रभाव रहा वो रहा दादा भाई नौरोजी का। और दादा भाई नौरोजी का ये प्रभाव रहा क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हुए एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, और उसमें बताया था, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया था कि जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसके कमज़ोर होने या वर्तमान में भारत की जो गरीबी है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय शासन पद्धति जो कि ब्रिटेन के द्वारा संचालित की जा रही थी उसको मुख्य कारण माना है। उन्होंने कहा कि भारत से होने वाले जो आर्थिक ये जो बहाव है, इस बहाव के कारण ही भारत की ब्रिटिशकालीन अर्थव्यवस्था और वर्तमान में जो भारत की अर्थव्यवस्था है दोनों पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़े हैं। तो हम इसके अंतर्गत हम देखेंगे वेल्बी आयोग, उनके जो सैनिक व्यय में कमी है उसको देखते हैं। आर्थिक विचारों के अंतर्गत हम सैनिक व्यय को लेकर, जो कि उस समय की बहुत बड़ी मद थी या खर्चा था सैनिक व्यय के संबंध में। उसके बाद आएगा किसानों की ऋणग्रस्तता, रेलवे के विस्तार पर उनके विचार, इसके अंतर्गत हमें वेल्बी आयोग का भी अध्ययन करना होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था। वेल्बी आयोग, उस वेल्बी आयोग को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आर्थिक, या हम कहते हैं करों का बोझ भारतीयों पर, या कर नीति के प्रति विचार। ये भारतीयों के प्रति जो पॉलिसी है ब्रिटिश सरकार की, उस ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी में कहीं ना कहीं भारतीयों को एक आर्थिक संसाधनों की पूर्ति मात्र का एक साधन मान लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उसी का परिणाम रहा कि भारतीय इस जाल से मुक्त नहीं हो पाए। ये जो 5 मुख्य विचार हैं, इन विचारों के आधार पर आप जब चर्चा करेंगे हम, तो इनके आधार पर हम बता सकेंगे कि ब्रिटिशर्स जो थे, या ब्रिटिश जो अर्थव्यवस्था के जो कर्ता धर्ता थे, वे किस प्रकार से भारतीयों का शोषण करते थे या भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का काम करते थे। अब यहाँ पर किसी तरह की हम और बात करें, इससे पहले हमको ध्यान करना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के आने से पहले कैसी थी। ऐसा माना जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था या अंग्रेज भारत आए थे, उससे पूर्व भारत का दुनिया के सभी राष्ट्रों के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, ये सब जनरली आपको पता है। और अंग्रेजों के भारत में आने का कारण ही व्यापार नीति थी। अंग्रेज यहाँ पर व्यापारी के रूप में आए तो कहीं ना कहीं वो व्यापार संबंधी जो गतिविधियाँ थी उनका केंद्र भारत को माना जाता था। कहने का मतलब ये कि भारतीयों की जो व्यापारिक नीति है वो व्यापारिक नीति कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, कम नहीं है। इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने हमें व्यापारिक
और व्यापारिक आधार पर हमें चुनौती दी या हमारे यहाँ के सामाजिक ढांचे की कमियों का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपने आर्थिक हितों को पूरा करने का काम किया। हमारी आर्थिक नीतियों में, आर्थिक प्रशासन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। कहीं कहीं भारत की प्राकृतिक जो दशाएं हैं, सूखा, अकाल या इस तरह की जो व्यवस्थाएं, वहाँ थोड़ी थोड़ी कमजोरी आ सकती है या वो किसी प्रकार से हमारे लिए अलाभकारी हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः भारत की जो नीतियां थी वो कहीं से भी अर्थ को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थी। देखिए आप, जो गोखले जो हैं वो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से खुश नहीं थे। आलोचक थे। क्यों थे? क्योंकि वो ये आर्थिक नीतियां भारत का आर्थिक शोषण, हद से ज्यादा आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण करने में सहायक थी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो नीतियां हैं ये ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश क्राउन के हितों को ध्यान में रखते हुए एक अंग्रेज कंपनी के माध्यम से स्थापित की जा रही थी 1857 तक, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने जो अपनी नियंत्रण में लिया भारत का प्रशासन, तो ये नीतियां और कठोर होती गई। यह नीतियां अत्यंत कठोर थी। अब कठोर कैसे थी वो बात कर लेंगे आगे। और कठोर थी मतलब लगान चुकाना ही होगा। अब लगान का अगर मैंने नाम लिया तो आप देखें, लगान देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा लगान किस तरह से भारतीयों के शोषण का माध्यम होता था। ये जो लगान जो मूवी बनी है वो भारतीयों की आर्थिक शोषण पर एक सटीक चित्रण है। अंग्रेजों की आर्थिक नीति भारतीयों के प्रति किस प्रकार की थी उसका एकदम सटीक चित्रण किया गया हमारी लगान मूवी में। बहुत अच्छी मूवी थी, और अच्छी मूवी नहीं थी, वो वास्तविकता पर आधारित थी, ये अच्छी बात है। मतलब कहीं से भी वो भारतीयों की जो दशा है या जिस दशा को हम अभी चर्चा करने वाले हैं वो दशा कहीं से भी काल्पनिक नहीं है। हमने अंग्रेजों को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोई घटना या चरित्र का निर्माण नहीं किया है। वो चरित्र कहीं न कहीं इतिहास में दफन था, उसको इस मूवी के माध्यम से बाहर लाने का काम किया गया था। तो ऐसी जो व्यवस्था है वो एकदम कठोर थी। बारिश नहीं हुई तो भी आपको लगान देना है, लगान उतनी ही मात्रा में देना है जितनी मात्रा में, कोई छूट की संभावना नहीं है वहाँ पर। और वो लगान काम भी क्या आ रहा है वो देखें आप। गोखले ने भारत या ब्रिटिश भारत कह दें, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों का या आर्थिक संबंधों का विश्लेषण किया है। और विश्लेषण कर उसकी उचित व्याख्या की है, कमियों को बाहर निकालने का काम किया। और किसको बता रहे हैं वो कमियां? वो उस सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि आपने यहाँ पर ये काम गलत कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार भी सोचने पर मजबूर होती थी या उनकी बात को थोड़ा महत्व देने का प्रयास करती थी। जैसे लगान में राजा जी जाते थे मीडिएटर बनकर, वहीं पर ये एक तरह से गोखले क्या बने हुए हैं? मीडिएटर बने हुए हैं भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच में। तो कहाँ कौन सी पॉलिसी अच्छी है, कहाँ कौन सी पॉलिसी ठीक नहीं है, ऐसा विश्लेषण करते थे मिस्टर गोखले। और उस विश्लेषण के आधार पर वो नए नए सुझाव या उपयुक्त सुझाव ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो काम कर रहे हैं इसलिए इनको आर्थिक सुधारक के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। आगे देखें आप,
इसीलिए गोखले क्या कहला रहे हैं? आर्थिक सुधारक। दूसरी बात, गोपाल कृष्ण गोखले पर दादा भाई नौरोजी, हालांकि इनके गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी का प्रभाव दिखाई देता है। किस मामले में? आर्थिक क्षेत्र में। दोनों आर्थिक क्षेत्र के विद्वान हैं। दोनों का मानना था दोनों सहमत है तो कहीं ना कहीं बात है ही। दोनों का मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां हैं, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारत का या भारत के जो आर्थिक संसाधन हैं उनका बहाव ब्रिटेन की तरफ हो रहा है। यानी वो भारत से निकलकर कहाँ जा रहे हैं? भारत से निकलकर ब्रिटेन जा रहे हैं। ठीक है। अब इतना जब अध्ययन कर लिया उन्होंने, तो इतना अध्ययन करने के कारण ही उन्हें क्या कहा जाता है? इस प्रकार के आर्थिक विश्लेषण के कारण सुझाव भी दिए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे हम। सुझाव भी उन्होंने दिए हैं, उनके आधार पर क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। विश्लेषण के आधार पर उन्हें आर्थिक सुधारक के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। आर्थिक सुधारक के रूप में। दोनों ही आर्थिक सुधारक हैं वैसे तो, दादा भाई नौरोजी भी और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। ये देखें आप, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसके देश का, ये राष्ट्रवाद संबंधी बात भी है, आर्थिक राष्ट्रवाद कह सकते हैं इसको, यानी हम अपने आर्थिक संसाधनों का दोहन या उपयोग भारत और भारतीयों के लिए करेंगे, और या फिर अगर इन संसाधनों का उपयोग किसी अन्य के द्वारा भी किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो उपयोग भारतीयों के लिए लाभकारी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो शायद ये भारत की आर्थिक दशा या आर्थिक दुर्दशा का कारण बन सकता है। ऐसा मिस्टर गोखले बार बार अपने अध्ययनों में या अपने अपने भाषणों में, अपने सुझावों में इस बात को प्रस्तुत करते थे। बहुत आवश्यक बात है, बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन वहाँ पर दादा भाई नौरोजी जितने प्रभावकारी संवैधानिक संशोधनों को लेकर नहीं है या संवैधानिक सुझावों को लेकर इतनी यात्राएं नहीं करें, उससे कहीं ज़्यादा यात्राएं दादा भाई नौरोजी, हालांकि कांग्रेस के शुरुआती 20 वर्षों में सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, यानी ये भी उदारवादी और गोपाल कृष्ण गोखले भी उदारवादी। दोनों की सोच समझ इतनी है। गोखले को तो यहाँ तक विश्वास रहा कि मेरे बारे इन तीन लोगों की उपस्थिति में मैं किसी भी प्रकार की संकीर्ण या अनग्न बात नहीं कर सकता। यानी वो तीन व्यक्ति कौन है, या हम कहें एक तो मिस्टर गांधी, एक रानाडे और एक दादा भाई नौरोजी। तो इनका इतना प्रभाव रहा, और दादा भाई नौरोजी आर्थिक क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नीतियों पर, मतलब गोखले के जो विचार हैं उन पर इनकी भी छाप स्पष्ट तौर से दिखाई देती है। यहाँ देखिए आप, इन्होंने अपने आर्थिक विचारों से वेलबी आयोग,
बम्बई उस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी या काउंसिल हम कहते हैं, और सुप्रीम लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, सुप्रीम लेजिस्लेटिव असेंबली, तीनों जगह इन्होंने अपने भाषणों से इसको जो साक्ष्य दिए वहां और यहां, इन दोनों में दिए गए भाषण, यहां जब भी वो कोई साक्ष्य भाषण देते थे तो उस भाषण में स्पष्ट तौर पर ये व्याख्या करते थे कि किस तरह से ब्रिटिश नीतियां भारतीयों के आर्थिक शोषण का कारण बनती जा रही हैं। यानी उन्हें जब भी गोपाल कृष्ण गोखले को मौका मिलता था वो अपने आर्थिक विचारों के आधार पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने से पीछे नहीं हटते थे, या एक सकारात्मक समीक्षक के तौर पर या निष्पक्ष समीक्षक के तौर पर वो इस प्रकार की आलोचना करने का काम करते थे। अब हम एक एक करके इनकी जो नीतियां हैं, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बताया कि वो किस तरह से उनके विचार किस व्यक्ति से प्रभावित हैं और किस व्यक्ति ने, क्योंकि आप देखिए कि हम इनसे लड़ नहीं सकते थे, अंग्रेजों से आप लड़कर किसी तरह का कोई काम नहीं निकलवा सकते। या हम कहें कि गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता की जो कांग्रेस थी, एक तो ये वृद्ध व्यक्ति थे, तो ये हाथापाई या इस तरह के माध्यम से किसी भी प्रकार से कोई विद्रोह करने की योजना या प्रयास नहीं करते थे। ये कानून के माध्यम से या अंग्रेजों के अनुसार जो उनकी प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया के आधार पर ये उनके साथ वार्तालाप करने का काम करते थे। अब आगे चले तो यहाँ जो भी इनके भाषण या साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों की चर्चा करेंगे एक एक करके, और फिर उसके आधार पर हम देखेंगे कि गोखले, अभी हम इन्हें पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी, अब युग कौन सा है, आर्थिक युग है, आर्थिक साम्राज्यवाद अभी भी अपना सर उठाए हुए है, और उस आर्थिक साम्राज्यवाद के अंतर्गत हम भी देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां बन चुकी हैं, और मल्टीनेशनल कंपनियां उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से तो कई गुना ताकतवर है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि उनसे किस तरह से टकराना चाहिए, टकराना पड़ेगा, वो किस तरह से किसानों को, श्रमिकों को, मजदूरों को आर्थिक आधार पर नष्ट करने का काम कर रही हैं। अभी भी किसान हमारे यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन नीतियों से संतुष्ट नहीं है, या फिर सरकार अपनी नीतियों को उन्हें स्पष्ट नहीं कर पा रही है, निश्चितता प्रदान नहीं कर पा रही है, तो उन्हें लगता है कि हमारा आर्थिक आधार पर हम नष्ट हो जाएंगे, हमारी ज़मीनें चली जाएंगी। अभी बात करेंगे आगे। तो पहला हम चर्चा कर रहे हैं सैनिक व्यय। सैनिक व्यय पर उनके विचार, ठीक है, या नीति। सबसे बड़ा व्यय था ये, ब्रिटिश सरकार के द्वारा शिक्षा, सिंचाई, कृषि इनको छोड़कर किए जाए भारतीयों पर सर्वाधिक भारित व्यय था। पहली बात तो बहुत बहुत बड़े लेवल पर ये खर्चा होता था। अब ये इस व्यय में उनको क्या दिक्कत आ रही थी कि अब देखो इसके दो पक्ष आते हैं। पहला पक्ष तो आ रहा है कि जितने लोग यह अन्य राष्ट्रों की तुलना में देखो दो तरह से हो सकता है। आज अमेरिका विश्व में सर्वाधिक व्यय कर रहा है अपने सैनिकों पर, तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। या भारत सबसे बड़ा आयातक देश हथियारों का, किसी और राष्ट्र को क्या दिक्कत हो सकती है फाइनेंशियली? नहीं हो सकती। सुरक्षा के डर से हो सकती है कि भारत ने हथियार खरीद लिए, मुझे भी इतने हथियार खरीद लेने चाहिए, ऐसा दिक्कत हो सकती है। लेकिन वैसे
अब यहाँ पर हमें क्या दिक्कत हो सकती है, हमें ये दिक्कत हो सकती है कि ये जो इतनी बड़ी सेना लेकर बैठे हैं, जिसमें भारतीय भी हैं, अंग्रेज भी हैं, हर तरह के सैनिक हैं, उन पर जो व्यय किया जा रहा है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा भार बनता जा रहा है और उसका भारत को डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, या भारतीय जनता को कोई आक्रमण से बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है, भारत पर किसी तरह का कोई आक्रमण उस समय नहीं हो रहा है। आंतरिक राजतंत्र को बचाने के लिए ही ये इस तरह के, या अंग्रेज अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए ही इतनी बड़ी सेना को लेकर काम कर रहे हैं। ये देखें आप, अन्य राष्ट्र की तुलना में ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय सर्वाधिक था। अन्य राष्ट्रों में जो व्यय हो रहे थे वो भी, ब्रिटेन जो है वो अन्य किसी राष्ट्र पर व्यय कर रहा था, उसको भी हमारे यहाँ लेता था। हमारे सैनिकों पर तो कम होता था, ब्रिटिश अधिकारियों पर ये व्यय सर्वाधिक किया जाता था। आगे चले, अब इसकी और दिक्कत क्या थी? पहली आपत्ति तो ये हो गई गोखले को, ठीक है, दूसरे राष्ट्रों की तुलना में। और दूसरी बात देखें कि ये जो सैनिक व्यय है, ये सैनिकों पर किया जाने वाला व्यय आपत्ति काल के अलावा शांति काल में भी, आपत्ति काल में तो अत्यधिक हो जाए हमको भी समझ में आता है, लेकिन ये तो शांति काल में भी ज्यादा ही था, शांति काल में भी अत्यधिक व्यय था। अब ये बात गोखले को बहुत खटकती थी। उन्होंने कहा कि जब युद्ध है, कोई आपातकाल आया हुआ है और उस समय हम सेना पर या सैनिकों पर अत्यधिक व्यय कर रहे हैं, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मान लिया था, एडजस्ट कर लेंगे, उसको वहन कर सकते हैं। लेकिन शांति काल में भी सैनिकों पर, उनके आवास पर, उनके वेतन पर, उनके अन्य जो व्यय हो रहे थे उन पर अत्यधिक खर्च किया जा रहा है। अब तिलक यहाँ पर आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग किए जाने का। अब आगे चले तो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यहाँ पर इस तरह के जो विचार हैं उन विचारों के विरोध में सुझाव दिए। अब क्या सुझाव हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये तो मानेगी नहीं कि आप सेना को ही खत्म कर दो या भारतीयों की टैक्स कम कर दो या भारतीयों से पैसे, स्वाभिमानी होते अगर भारतीयों की तरह, तो आपको बहुत सारी घटनाएं पता है। मैंने गोखले की आपको पिछले वीडियो में घटना बताई थी कि वो कितने स्वाभिमानी थे या दूसरों पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते थे। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, तो अब अंग्रेज भी इतने स्वाभिमानी होते तो कह देते जाओ हम नहीं लेते तुम्हारा खर्चा, हम अपने दम पर वो खर्च करेंगे, या ब्रिटेन की सरकार वो खर्च उठाएगी, ऐसा कह देते। लेकिन ब्रिटेन के जो नेता हैं या सरकार है वो इतनी स्वाभिमानी नहीं है, या वो बड़ी कूटनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है, वो उसके इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने सुझाव दिया, और ऐसा सुझाव दिया कि एडजस्टेबल हो। उन्होंने पहला सुझाव दिया रिजर्व सेना बना दी जाए, रिजर्व सेना हो। अब देखो सेना अपने आप में क्या होती है, बहुत विशाल है भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि रिजर्व सेना बना दी जाए स्थायी सेना की अपेक्षा। रिजर्व सेना स्थायी सेना की तुलना में ज्यादा किफायती रहेगी, ठीक है, और इसके अलावा समय पर सैनिक सहायता भी उपलब्ध हो पाएगी। अब इसके दो कारण हैं। अब जब आपत्ति काल होगा तब तो सैनिक उपलब्ध हो जाएंगे, और शांति काल के समय ये सैनिक जो रिजर्व सेना में हैं ये अपना रोजगार खुद करेंगे। शांति काल में ये जो सैनिक है अन्य कार्य करेंगे, जिससे उनका व्यय किस पर नहीं आएगा, ब्रिटिश सरकार पर नहीं आएगा, और राष्ट्र के लिए वो उत्पादनकर्ता के रूप में काम कर पाएंगे। ऐसा वो सुझाव दे रहे हैं, और इनका सुझाव मान्य भी है, मानना भी जाना चाहिए। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए कि हम नहीं कह रहे कि हम सेना समाप्त कर देंगे, हम उस
स्थायी सेना को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, थोड़ी रिजर्व सेना हो, आरक्षित सेना बना देनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो सेना पर जो भारी भरकम खर्च हो रहा है वो भारी भरकम खर्च कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके, ठीक है, और उस नियंत्रित व्यय को कहीं और काम लिया जाएगा, ऐसा मिस्टर गोखले का सुझाव है। और देखें दूसरा क्या कह रहे हैं कि दूसरा देखें आप बात, वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रिटिश सैनिक या अधिकारी हैं, ये अधिकारी भारतीय सैनिकों और अधिकारियों की तुलना में क्या पड़ते हैं, महंगे पड़ते हैं, ठीक है। तो जब आप इन सैनिकों को रिजर्व सेना में बना देंगे तो फिर भारतीयों को या ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कम होगी या सैनिकों की संख्या कम रखी जाएगी भारत में, तो ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों पर होने वाला व्यय भी क्या होगा, नियंत्रित होगा। कैसे होगा, क्योंकि जो इनकी जगह भारतीय अधिकारी वह सैनिक सस्ते रहते हैं। सस्ते रहेंगे का मतलब वीरता में, कार्यकुशलता में तो आगे हैं, लेकिन आर्थिक आधार पर कैसे पड़ेंगे, वो सस्ते रहेंगे, तो वहां भी धन क्या होगा, बचेगा, और भारतीयों को क्या प्राप्त होगा, रोजगार प्राप्त होगा। यानी ये ब्रिटिश सरकार का हित कर रहे हैं और साथ में भारतीयों का भी हित कर रहे हैं। भारतीय रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो यहां वो एक संतुलन की भावना आएगी, यानी यहां पर वो धन बच रहा है, वो धन अधिशेष के रूप में वहां नहीं जा रहा है, भारतीयों के ऊपर खर्च किया जाएगा और भारतीयों को रोजगार प्राप्त होगा, ऐसा सुझाव दे रहे हैं मिस्टर गोखले। आगे और सुझाव दे रहे हैं वो, इनके सुझावों की कमी नहीं है और वो सारे प्रैक्टिकल सुझाव हैं। ब्रिटिश सरकार को इन सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला सुझाव क्या है कि ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार भारतीय सैनिकों का देश के बाहर भी प्रयोग कर रही है, देश के बाहर भी प्रयोग कर रही है, यानी घर के तो पूत कंवारे डोले और पड़ोसी के फेरे वाली बात हो जाती है। हम अपने देश को तो आज़ाद नहीं करा पा रहे हैं, हम अपने देश के लिए तो कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं, और हम ब्रिटिश सरकार के झंडे के तले उसके साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। यानी जिस ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ नियंत्रण कर रखा है, हमें गुलाम बना रखा है, हमारे राष्ट्र को अपने नियंत्रण में ले रखा है, उसको स्वतंत्र कराने के बजाय हम कहाँ जा रहे हैं, और देशों में जा रहे हैं, वहाँ पर उन्हें सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि भारतीय सैनिकों का देश के बाहर जो प्रयोग हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं गोखले, उसे बंद कर देना चाहिए। या हम कहते हैं गोखले द्वारा उसका नियंत्रण किया गया। और अब इसके दो कारण हैं। ये क्या है, इसके दो पक्ष हैं। वो कौन सी बात कह रहे हैं, क्यों ऐसा करना चाहिए, तो इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो है कि भारत ब्रिटिश सरकार के साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं करता। ब्रिटिश सरकार के साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं करता, या भारतीय की मानसिकता नहीं है, क्योंकि भारत ने आज तक किसी राष्ट्र को क्या नहीं किया है, गुलाम नहीं बनाया है। ठीक है ना।
क्योंकि भारत ने आज तक किसी को क्या नहीं बनाया, गुलाम नहीं बनाया। और दूसरा पक्ष क्या है कि चलो सैनिक भी आप ले जाते हैं, लेकिन इन बाहरी या विदेशी सैनिक अभियानों का व्यय भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाला जाता था। भारतीयों से या भारतीय अर्थव्यवस्था से वसूल होता था। समझ में आ गई? तो ये जो दो पक्ष हैं, इनके कारण भी वो चाहते हैं कि भारतीय सेना को विदेशों में कम से कम भेजा जाए या भेजा ही नहीं जाए। ऐसा मिस्टर गोखले सैनिक माध्यम में या सैनिक व्यय को लेकर सुझाव दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यय था और इसलिए इस व्यय को मिस्टर गोखले भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा भार मानते थे और इस भार को कम करने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार का सुझाव दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितने चतुर हैं, चतुर तो हैं ही, व्यापारी हैं, व्यापारियों का राष्ट्र इंग्लैंड, औद्योगिकरण हो चुका है और उस औद्योगिकरण के फलस्वरूप उन्होंने भारतीयों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। भारतीयों को क्या, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को उन्होंने नियंत्रित करने का प्रयास किया था। एशिया के जो राष्ट्र थे वो सस्ते श्रमिक और संसाधनों से भरे हुए थे, परिपूर्ण थे, तो उस सस्ते श्रमिक को लेकर गए पहले और यहाँ पर संसाधनों थे उनको निकाल कर वहाँ ले जाते, उत्पाद बनाते और भारतीयों को ऊंचे दामों पर बेचते। तो इससे भारतीय की जो मुद्रा थी, धन था, वो बाहर निकलता था। इसी को उन्होंने ड्रेनेज का नाम दिया। आगे चले। दूसरा जो मेन कारण है, दूसरा मेन कारण है इनका जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अधिक करों की जो अत्यधिक मात्रा थी वो। ये ध्यान रखें, भारतीय साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं करते थे और इन अभियानों का जो व्यय था वो भारतीयों से वसूल किया जाता था, इसलिए वो इन सैनिक अभियानों का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जो कि देश के बाहर काम में लिए जाते थे। आगे चले। दूसरा सबसे मोटा जो है, अगर मैं कहूं, अगर इस विचार को और देखें यहाँ, तो ये जानते ही सारे, ये भी इसलिए लाया गया था कि भारतीय जनता को करों के बोझ से क्या किया जाए, राहत प्रदान की जाए। अब राहत प्रदान करने का मतलब नहीं था कि टैक्स ही लेना बंद कर दे गवर्नमेंट। अब भी टैक्स लिए जा रहे हैं, तब भी टैक्स लिए जाते थे। दोनों में अंतर इतना ही था कि तब अंग्रेज सरकार अपने ब्रिटेन को समर्थन करती थी, यहाँ टैक्स लिया जा रहा है तो भारत में काम आ रहा है। तो ये भी क्या किया गया है, ये वर्तमान सरकार ने प्रयास किया है कि इन टैक्स की जो मात्रा है या बहुत सारे जो टैक्स हैं उनको लाकर एक जगह कर दिया जाए। जो टैक्सों की जो बीच में जो व्यापारी हैं वो MRP का जो खेल खेलते थे पहले, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया GST के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसे ही वहां भी कह रहे हैं कर नीति के प्रति दृष्टिकोण, या गोखले की खुद कर नीति, ऐसा भी कह सकते हैं आप। कर के कई अर्थ होते हैं, एक तो करना वर्ब और एक टैक्स और एक हाथ को भी कर कहते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। कर का मतलब यहाँ पर है टैक्स से, टैक्स पॉलिसी। तो हम उस वाले टैक्स कर की बात करें जो कि टैक्स से जुड़ा हुआ। अब आप देखिए कि अंग्रेजों ने भारतीय प्रोडक्ट, जैसे कि मैं बता रहा था कि कच्चा माल यहाँ से लेते थे, उसको उत्पाद के रूप में बनाकर वापस भारतीय बाजारों में बेचने का काम किया जाता था। तो यहाँ पर जब वो भारतीय सामान से क्वालिटी वाइज वो कंपटीशन नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया, लगान कृषि पर बढ़ा दिया गया। तो ये जो इतने सारे टैक्स बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीयों को आर्थिक रूप से खोखला करने का काम करते थे। तो गोखले कह रहे हैं कि ये जो आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, इन टैक्सेस से ब्रिटिश सरकार को तो अहित है ही है, क्योंकि जन आक्रोश तैयार हो रहा है। और दूसरी बात, वो व्यक्ति जो हैं टैक्स के कारण उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो योग्यता है, उत्पादन करने की जो क्षमता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो इसको देखें आप। सबसे पहले गोखले ने
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस काउंसिल में वित्त सचिव ने एक बजट पेश किया था। और उसमें एक शब्द का प्रयोग किया था, अधिशेष। अधिशेष का मतलब होता है, आपको बता दें, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है व्यय और आय के बाद जो चीज़ बच जाती है, जिसको लाभ भी एक तरह से कह सकते हैं, एक्स्ट्रा संसाधन, उसको कहते हैं सरप्लस। अब उस सरप्लस को कहाँ ले जाते थे ये? जो कुछ भी भारत में आय व्यय होती थी उसके बीच का अंतर हमेशा आप जानते हैं ज़्यादा रहेगा। व्यय की तुलना में आय हमेशा ज़्यादा होती थी अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण या कर नीतियों के कारण। तो वो जो अधिशेष बचता था उसको कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन ले जाते थे। कहाँ ले गए ये? ब्रिटेन। अब इस बात पर गोखले ने उनको लताड़ लगाई, उनको डांटा। उनका कहना था कि आप ये जो ले जा रहे हैं ये भारतीयों के द्वारा अपने खून पसीने की कमाई से पैदा किया गया धन है, जिसको आप अत्यधिक कर के माध्यम से कहाँ ले जा रहे हैं? अपने राष्ट्र में ले जा रहे हैं। और आप जो भारतीय प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद आपको ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं, उन टैक्सों की संख्या आप प्रतिवर्ष बढ़ाते रहते हैं और उसके आधार पर आप उनका शोषण करते हैं। इसलिए मैं इस शोषण का, इस अधिशेष का क्या करता हूँ? विरोध करता हूँ। ये अधिशेष नहीं है, ये आपके शोषण का प्रतीक है, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए इस पर अब उनका मानना क्या था कि कारण क्या था कि यहाँ पर ब्रिटेन में जो अधिशेष है उसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो अधिशेष है भारतीयों से प्राप्त किया गया कर है, जो उन पर व्यय न कर ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश सत्ता को या ब्रिटिश क्राउन को पहुंचाया जाता है। तो इस बात का मैं क्या करता हूं? विरोध करता हूं। ये व्यय किस पर होना चाहिए? भारतीयों पर होना चाहिए। हम भी तो ये कहते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारा उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हम टैक्स पेयर हैं। आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? टैक्स की, और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं विकास की। लेकिन यहाँ पर ये होना पॉसिबल नहीं था। ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं मिस्टर गोखले कि जो ये इनकी कर नीति है, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत करों की मात्रा और संख्या, करों की मात्रा और संख्या दोनों अत्यधिक थी। ठीक है। जिसे ब्रिटिश सरकार बड़ी कठोरता से वसूल करती थी। कठोरता पूर्वक क्या करती थी? वसूलती थी। यानी एक तरह से इनकी जो ये नीति है, ब्रिटिश सरकार की जो नीति है करों के प्रति, वो बेहद कठोर है। और कठोर होने के का कारण क्या मानते हैं? कि प्रत्येक व्यक्ति या किसान प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद भी
कर चुकाने को बाध्य था। यानी उस पर क्या थी, पाबंदी थी कि उसको टैक्स चुकाना है तो चुकाना ही है, हमें मतलब नहीं है आपके यहाँ अकाल आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, हमें इससे किसी भी प्रकार की कोई आपसे सहानुभूति नहीं है। तो फिर वो कहते थे कि जब इतनी कठोरता से आप ये ऋण ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं भारतीयों पर इसे व्यय करते हैं, आपकी नैतिकता कहाँ चली जाती है, आप किस तरह से आप ब्रिटेन पर इतना खर्च कर रहे हैं, क्या ब्रिटेन से आपको इतनी आमदनी है या उससे ज़्यादा भारतीयों से आप आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कर का कुछ प्रतिशत व्यय किया जाता है और लगभग 90 से 95% पैसा आप कहाँ ले जाते हैं, इंग्लैंड ले जा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये तो उन्होंने आलोचना कर दी, तो अब इसका सुझाव भी देते हैं। फिर वापस हमें ध्यान रखना है कि गोखले क्या सुझाव देते हैं। पहला तो आपको पता ही है, पहला सुझाव तो इनका यही है कि अकाल, सूखे या बाढ़ के समय राजस्व की वसूली को क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। आयकर की जो स्लेब हैं, श्रृंखलाएं हैं, या आयकर में जो छूट प्राप्त की जा सकती है उस छूट की सीमा को बढ़ाया जाए, जैसे कि वर्तमान में हमारी सरकारें ऐसा काम करती हैं। ठीक है, इन्होंने कहा नमक पर से कर हटाया जाए, जो कि बाद में मिस्टर गांधी जी ने भी इसका प्रयोग किया। और फिर इन्होंने कहा कि जो सूती कपड़े हैं उन पर लगने वाले आबकारी टैक्स को भी हटाया जाना चाहिए। यानी कुछ छोटे छोटे सुझाव दे रहे हैं। ये छोटे छोटे सुझाव देने का कारण यही है कि ये कोई बड़े व्यापारियों से जुड़े हुए मुद्दे नहीं हैं, ये छोटे छोटे भारतीय जो निम्न वर्ग के हैं या जिनकी आर्थिक आवश्यकताओं से ज़्यादा आर्थिक आवश्यकताएं लिमिटेड हैं, फिर भी वो उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। बड़े व्यापारी होते तो बात अलग हो जाती है, छोटे हैं, छोटी आवश्यकताएं हैं, उन छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है, उस बहुसंख्यक आबादी के संदर्भ में आप कुछ ना कुछ प्रावधान कीजिए। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया, पहला तो कि अकाल वह सूखे के समय भू राजस्व स्थगित किया जाना चाहिए। स्थगित की जाए, भू राजस्व की वसूली क्या की जाए, स्थगित की जाए। एक सुझाव और दिया, नमक कर कम किया जाना चाहिए। अभी माने नहीं गए, ये आगे सुनो। तीसरा उन्होंने कहा सूती कपड़ों पर लगने वाला, यानी भारत, अब आप यहाँ ध्यान देखें कितनी अच्छी हमारी जो संस्कृति थी उसको बिगाड़ दिया। अब सूती कपड़े बनाने के लिए हमारे यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लगा रखी थी, कहने का हर छोटे लघु या कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आते थे सूती वस्त्र का निर्माण, और उस पर लगाया जाता था तगड़ा सारा कर, बड़ा सारा, क्योंकि कोई पहनता ही नहीं था विदेशियों के कपड़ों को। सूती कपड़े पर लगाया जाने वाला आबकारी कर हटाया जाए। ठीक है, और कह रहे हैं कि जो आयकर है, इनकम टैक्स है, उस आयकर की जो छूट की जो सीमा है, जिसको आजकल हम स्लैब कहते हैं, इनकम टैक्स की स्लैब, टैक्स स्लैब, बढ़ाई जाए। ठीक है, जो छूट हमको मिलने वाली है टैक्स से रिलेटेड जो लिमिट है, उस लिमिट को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। इस तरह के सुझाव दे रहे हैं मिस्टर गोखले। पूरे अर्थ से संबंधित मामले हैं, कोई बड़े विशाल मामले ये नहीं है। ये हमारा जो दूसरा है नीतियों से संबंधित, इस बिंदु को हमने देखा। और आज भी यही चल रहा है। आज भी आर्थिक क्षेत्र में हमारे यहाँ जब बजट आता है तो उस बजट में क्या प्रस्तुत किया जाता है, उस बजट में प्रस्तुत किया जाता है कि आज टैक्स की दर इतनी बढ़ाकर इतनी कर दी गई, क्रीमी लेयर की जो
क्रीमी लेयर में जो व्यक्ति आते हैं उनकी आय इतने से बढ़ाकर इतने लाख कर दी गई, अब इतने आय वालों को क्रीमी लेयर में नहीं माना जाएगा। इस तरह के जो छूट देते हैं, और ये छूट देने का कारण यही है कि बहुसंख्यक लोग या बहुत बड़ा एक वर्ग होता है जो उनसे संबंधित होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सुझाव दिए गए मिस्टर गोखले के द्वारा ब्रिटिश सरकार को। इनमें से माने जाने वाला आपको पता है कि वो मानने वाले नहीं हैं। आर्थिक हानियों को उठाने का या आर्थिक हानियों को वो ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए वो हानि नहीं उठाना चाहते। उनका उद्देश्य व्यापारियों की तरह भारतीयों से ज़्यादा लाभ कमाना था। मानवीय पक्ष ब्रिटिश सरकार ने रखा ही नहीं। अब आगे चलते हैं। उनका जो तीसरा मुख्य बिंदु था, सुझाव था, या तीसरी जो नीति थी, सहायता। अब यहाँ पर सरकारी सहायता की बात करें। तो पहले तो हम देखें कि गोखले बताना क्या चाह रहे हैं। हालांकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, मैं भी एक जन सामान्य व्यक्ति की तरह हैं। मुझे क्या बेनिफिट हो सकते हैं या मुझे किस प्रकार के फ़ायदे यहाँ पर मिल सकते थे अगर गोखले भारत के वित्त मंत्री होते तो ऐसी बात मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले हम देखें कि मुक्त व्यापार क्या होता है। मुक्त व्यापार आप समझ गए, वर्तमान में भी चल रहा है, फ्री ट्रेड। मुक्त व्यापार के अंतर्गत भौगोलिक या आर्थिक प्रतिबंधों में क्या मिले, छूट मिले। भौगोलिक व आर्थिक क्षेत्र में, या मैं कह दूं आर्थिक क्षेत्र का मतलब भूगोल के आधार पर आर्थिक सीमाओं में उसको बांधा नहीं जाए। आर्थिक क्षेत्र को भौगोलिक, राजनीतिक प्रतिबंधों से मुक्त रखा जाए। यानी भारत में कोई भी आकर अपना माल बेच सके और भारतीय भी कहीं भी जाकर अपना माल बेच सके, ऐसा करने की नीति बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अब यहाँ पर नुकसान क्या है कि अब भारत में जब तक पहले तो उन्होंने भारतीयों पर टैक्स इतना रखा कि भारत में उत्पादित माल को बेचने के लिए खरीदार नहीं मिले, तो कई सालों तक ये पॉलिसी काम करती रही। अब ये पॉलिसी जब ये काम करती रही तो भारत के जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग थे, जो घरों में छोटे छोटे उद्योग जो लगे हुए थे, वो उद्योग नष्ट हो गए। ठीक है, अब उनके नष्ट होने के बाद या वो कला लुप्त होने के बाद या उसमें इतना दक्ष जो विशेषज्ञ जो व्यक्ति थे उनकी कमी होने के बाद उन्होंने भारत को मुक्त व्यापार के लिए खोलने का विचार रखा। अब यहाँ पर जो माल उत्पादन हो रहा था उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं रही, या फिर वो इतना अच्छा माल उत्पादित नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ तकनीकी विकास नहीं हुआ, तो उसमें जितनी वैरायटी या जितने विकल्प उपलब्ध थे उतने हाथ से बने हुए माल में नहीं हो सकते थे, समय ज़्यादा लगता था। तो इस कारण वो माल क्या होता जा रहा है, ब्रिटिश कंपनियाँ जो हैं उनका माल ज़्यादा अज्यूम हो रहा है, बिक रहा है, सेल हो रहा है, लेकिन भारतीय माल को उसके महंगे होने, बनने में समय लगने और विकल्प भी कम होने की वजह से वो उस मामले को, उस उत्पाद को या ब्रिटिश उत्पाद को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इसलिए स्वदेशी का आंदोलन चलाना पड़ा, तो अब वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। तो अब गोखले कह रहे हैं कि हम आपकी ये जो मुक्त व्यापार की जो नीति है इसका समर्थन नहीं करते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि भारतीयों को आपके द्वारा या भारत के छोटे जो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग हैं उनको आपके द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि वो मुक्त व्यापार में अपना पार्टिसिपेट करने के एबल हो सके। ऐसा मिस्टर गोखले के द्वारा उन्हें सुझाव दिया गया और ये सुझाव व्यवहारिक भी है। हम ब्रिटिश सरकार की नीतियों का भी समर्थन कर रहे हैं गोखले, और कहीं कहीं उस सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं कि वो किस तरह से भारतीयों में शामिल हो सके। तो अभी देखते हैं इसको। अब देखो इसमें अगर बात करते हैं गोखले के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, तो गोखले एक उदारवादी व्यक्ति थे। गोखले उदारवादी व्यक्ति थे, तो इसका मतलब वो किसी प्रकार के हस्तक्षेप को बर्दाश्त कर लेते थे। मतलब जो सरकार हस्तक्षेप करती है उसका समर्थन
कर सकते थे, लेकिन यहाँ गोखले ब्रिटिश सरकार की हस्तक्षेपवादी जो नीति है उसका समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। यानी आर्थिक क्षेत्र के लिए हस्तक्षेपवादी नीतियां ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं वर्तमान समय में भी, कि सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम से न्यूनतम हो सरकारी और आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था की बात पूंजीवाद में जैसा होता है वैसा। लेकिन वे भी सरकार की कौन से क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कौन सी नीति, हस्तक्षेपवादी। हस्तक्षेपवादी नीति का समर्थन नहीं करते थे, उदारवादी होते हुए भी। नहीं तो ज़्यादातर उदारवादी कहते हैं कि सरकार की जो हस्तक्षेपवादी नीति है वो सही है, सरकार को आर्थिक क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करने चाहिए। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि भारतीयों की दशा ऐसी अच्छी नहीं है। क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में जो नीति आ रही है, आप भी तो हैं, आप भी तो वही हैं। अभी हमें 20 चीज़ें मिल रही हैं उसी दाम पर, तो हम वहाँ पर राष्ट्रवाद देखेंगे या हम उस वस्तु की उत्पादन प्रोडक्टिविटी देखेंगे, कितना प्रोडक्टिव है, कितना उपयोगी है हमारे लिए और किस दाम पर मिल रहा है। आज आप जियो का डाटा ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो वो सस्ता होने की वजह से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। जबकि पहले वो जब कीमती था, बहुत मूल्यवान माना जाता था नेट का, आज उसकी इतनी वैल्यू नहीं हो रही है। तो वही बात है, विकल्प बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो गए। तो अगर कल को कोई और विदेशी कंपनी आ जाएगी तो हम उससे ही लेंगे। चीनी लाइटें ले लेकर हमने अपने घर रोशन कर रखे हैं, भरी हुई है, जलाते हैं कि नहीं जलाते वो अलग बात है, अभी लेने का मूड है या नहीं है। लेकिन जब ले रहे थे, जब ठीक था माहौल, वो मुक्त व्यापार की वजह से हम वही ले रहे थे। हमारा राष्ट्रवाद तब वहाँ पर कुछ अलग तरीके का हो जाता है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक क्षेत्र में जो मुक्त व्यापार हो रहा था, मुक्त व्यापार का समर्थन नहीं करते थे। यानी वो चाहते थे कि सरकार यहाँ पर क्या करे, हस्तक्षेप करे और इस मुक्त व्यापार का जो नारा है या जो उद्देश्य है उसको बंद करे, यानी उसका समर्थन नहीं करे। अब इसका कारण क्या था? इसके कारण बताए उन्होंने कि यूरोप का जो औद्योगिकीकरण है, यूरोप का औद्योगिक विकास भारत व अन्य एशियाई राष्ट्रों की तुलना में अन्य राष्ट्रों की तुलना में कम था। जिसके कारण क्या होता था कि वो जो कंपटीशन होता था, डेनमार्क, पुर्तगाल, फ्रांस, भारत, यहाँ की जो कंपनियां थी वो हमसे कंपटीशन करती, जिसके कारण वह यूरोपीय जो कंपनियां हैं कंपनियों से प्रतियोगिता नहीं कर पाता था। यूरोप का औद्योगिक विकास, ठीक है, जिसके कारण वह कौन, भारत या अन्य जो राष्ट्र हैं वो यूरोपीय कंपनियों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। नहीं कर पाते थे। मैंने बताया क्योंकि उनके पास एक तो विकल्प थे, ठीक है, वैरायटी थी, विकल्प थे कई। दूसरा, कर कम था उन पर, समय भी कम लगता था, और उसकी लागत भी कम थी। मतलब कीमत अगर भारतीय उत्पाद की और ब्रिटिश सरकार के उत्पाद की सब चीज़ें समान होती थी, तो ब्रिटिशर्स की जो लागत थी वो क्या थी, कम थी।
तो उनका प्रॉफिट क्या होता था, अधिक होता था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से भारत के जो व्यापारी थे वो मुक्त व्यापार का जो प्लान था उस मुक्त व्यापार का समर्थन नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या रहा कि भारतीय उत्पाद जो थे वो मार्केट में पिछड़ जाते थे। इसी कारण गोखले ने कहा कि मैं मुक्त व्यापार का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं इस मुक्त व्यापार की योजना को भारत में लागू किए जाने का प्रस्ताव नहीं रखूँगा, इसका विरोध करूँगा, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता था। ठीक है, अब इसके बदले वो क्या कह रहे, ऊपर चले तो इस कारण अब भारतीयों में क्या हो सकता था, इस कारण भारतीय उत्पाद बाजार में पिछड़ सकते थे और भारतीयों में बेरोजगारी बढ़ सकती थी और इस बेरोजगारी के फलस्वरूप भारत की आर्थिक दशा दुर्दशा में बदल सकती थी। दशा अच्छी तो नहीं थी लेकिन वो और दुर्दशा में बदल सकती थी। इसलिए उन्होंने इस आर्थिक नीति का या मुक्त व्यापार की जो नीति है इसका क्या किया, विरोध किया। ठीक है, अब इस विरोध के अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार दो तरीके अपना सकती थी, उन्होंने और सुझाव भी दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीयों की औद्योगिक विकास हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा सहायता की जानी चाहिए। ठीक बात है, ताकि भारतीय अपनी औद्योगिक क्षमता को क्या कर सके, बढ़ा सके। और ये क्षमता जब बढ़ेगी तो हम अपने आप क्या कर पाएंगे, हम भी कंपटीशन दे पाएंगे। और उसका परिणाम क्या होगा कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश या यूरोपियन कंपनियों को टक्कर दे सकेंगे। अब इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई अहित है क्या? जब हम उस स्थिति में होंगे तो हम टैक्स भी अच्छा भर देंगे अच्छी तरह से। हम भी जिस तरह से विदेशी कंपनियां या यूरोपीय कंपनियां उनकी सहायता कर रही हैं तो हम भी उनको टैक्स पे करेंगे, हम भी उनकी मदद करेंगे। जिस तरह से आज आर्थिक उपयोग कर रहे हैं हम वो सारी सुविधाएं हम भी उनको उपलब्ध करवाएंगे। कहने का मतलब है ब्रिटिश कंपनियों का भी स्वार्थ इसमें पूरा होता। भारत का औद्योगिक विकास होता तो ब्रिटेन के हितों पर कहीं भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ सकता था, बल्कि भारतीय और श्रद्धा से और राजभक्ति उनमें प्रदर्शित करते, ऐसा मिस्टर गोखले का मानना था। ठीक है, तो ये सुझाव दिया उन्होंने। भारत के जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनको समाप्त करने की जो नीति थी उस नीति के परिणाम स्वरूप ये उसकी विपरीत नीति होती, उनको संरक्षण देने की या सहायता देने की। ऐसी नीति मिस्टर गोखले ने प्रस्तुत की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा तात्कालिक समय में नहीं किया।
हालांकि बाद में टाटा और ये और बड़ी बड़ी कंपनियां या भारतीय राजघरानों ने भारतीय तकनीक का प्रयोग करना शुरू किया, उस तकनीक को बढ़ावा देना शुरू किया था और उसका परिणाम था कि आज भी वो काम कर रही हैं। सूती वस्त्र उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो या किसी अन्य प्रकार का कोई उद्योग हो, अच्छी अवस्था में थे। शुरुआती चरण में वहाँ शुरू हुए। चाय उद्योग था, बहुत बड़ी संख्या में बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे थे। आगे चलें अब। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों में किए जा रहे छोटे से छोटे विकास को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने या प्रदर्शित करने की परंपरा रही है, चाहे वो संचार के माध्यम हो, सड़क हो, रेलवे हो, वायुयान हो या किसी तरह की और कोई खोज या व्यवस्था वहाँ पर की गई हो। बंदरगाह को विकसित करने का काम रहा हो आधुनिक समय में। हालांकि भारत के बंदरगाह या जो भी क्षेत्र हैं वो पहले से ही बहुत विकसित अवस्था में रहे थे। पहले उनको नष्ट किया इन्होंने और फिर उसके बाद उसको डेवलप करने का काम किया, जिसको हम पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं। टैक्स वगैरह बढ़ाया, कृषि का उत्पादन जो हमारा होता था, नील की एक ला ला कर हमारे भारतीयों को गरीब करने का इन्होंने प्रयास किया था, वो अलग बात है। लेकिन अब ये नई चीज़ लेकर आए हैं रेलवे। अब देखो रेलवे भारतीयों के लिए उपयोगी है या नहीं, सबसे पहली बात तो देखें। इसे भारतीयों के हित में बताया और इसे ब्रिटिश साम्राज्य की देन बताया। ठीक है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय हैं वो उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसमें आप लंबी दूरी तक किसी सामान को, किसान हैं, कृषक हैं, तो आप लंबी दूरी तक किसी सामान को बेचने के बजाय स्थानीय बाजारों में ही बेचने का प्रयास करते हैं, जिसको आज हम मंडी कहते हैं एक तरीके से। जब भारत की सरकार आज ये कानून बना रही है कि मंडी में भी बेच सकेंगे और भारत के किसी अन्य भाग में भी बेच सकेंगे, तो आज ही किसान संतुष्ट नहीं है या उनको आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस कानून में कोई ना कोई बड़ी कमी होगी जो बाद में सामने आएगी। तो आप सोचिए कि उस समय हमें रेलवे से क्या बेनिफिट रहा, हमारे खनिज संसाधनों को निकाल कर क्या हम उस, अगर वहीं हैं वहीं टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती तो शायद उद्योग धंधे बढ़ते, ऐसा मानते हैं। लेकिन चलो वहाँ तक नहीं, तो वो सामान कहाँ ले जाया गया? बंदरगाहों तक। रेलवे के माध्यम से जो हमारे संसाधन थे वो बंदरगाहों तक गए, बंदरगाहों से वो इंग्लैंड चले गए। तो यहाँ पर मिस्टर गोखले कहते हैं कि ये जो अंग्रेज कहते हैं कि बार बार हमने भारतीयों को रेल दी, टेलीफोन व्यवस्था दी, ये दी या वो दिया वो दिया, इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि रेलवे कहीं से भी भारतीयों के लिए उपयोगी नहीं है। कारण क्या बताया उन्होंने? रेलवे भारतीयों पर एक बड़ा आर्थिक बोझ है। उसका कारण देखिए आप, एक तो क्या, क्योंकि तो इतना उत्पादन नहीं करते थे कि बहुत बड़ी मात्रा में उसको बेचने के लिए बहुत बड़े मार्केट की जरूरत पड़े। छोटे छोटे जो ग्रामीण परिवेश के लोग थे वो वहीं अपने स्थानीय बाजारों में पहले तो अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसको सेव करते थे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता था, अधिशेष जो बचता था भारतीयों का, उसको बेचते थे। और वो इतना बड़ा नहीं होता था, इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होता था कि बहुत बड़ी उसको रेल की आवश्यकता पड़े या किसी भी बड़े मार्केट की उसको आवश्यकता पड़े। वो स्थानीय लेवल पर या थोड़े दूसरे बड़े मार्केट तक उसको निकाल देते थे। लेकिन
आर्थिक बोझ था, भारतीयों पर बड़ा आर्थिक बोझ था, क्योंकि भारतीयों की जो उत्पादन क्षमता थी वह तात्कालिक समय में अधिक नहीं थी। या ऐसे कोई औद्योगिक धंधे भी नहीं थे कि उन्हें किसी उत्पादन मूल्यवान वस्तु में बदला जा सके। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि यह जो रेलवे है यह ब्रिटिश सरकार के हितों के लिए बनाई गई थी। और 1854 में चली ताकि भारत के खनिज संसाधन रेलवे की सहायता से बंदरगाहों तक और बंदरगाहों से ब्रिटेन तक पहुंचाए जाएं। तो इसमें बताइए भारतीयों का हित कहाँ है? भारतीय तो मुद्रा में काम करते ही थे, भारतीयों से लेने के लिए तो अपने आप जहाज में बंदरगाहों पर ब्रिटिश सरकार उपस्थित होती थी, वहाँ से खरीदती और फिर ले जाती थी। अब क्या होने लगा, हम डायरेक्ट उत्पादनकर्ता भी हम हो गए, विपणनकर्ता भी हम हो गए और उसको बेचने वाले विक्रेता भी हम हो गए। हमने उसको निकाला भी, उसको पहुंचाया वहाँ तक और पहुंचाने के बाद विदेश तक उसको बेचने का काम भी किया, फिर उसका उत्पादन करने के बाद वापस यहाँ पर, यानी उसकी प्रारंभ से लेकर अंत तक की जो भी प्रक्रियाएं थी ग्राहक तक पहुँचाने तक की, वो सारा ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। कहीं भी उनमें भारतीयों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने रेलवे को बड़ा भारी बोझ, एक तो बताया आर्थिक संसाधन इतने ज़्यादा लग जाते थे, उसमें आर्थिक आवश्यकता इतनी अधिक होती थी कि न तो जंगल बसते थे, क्योंकि जंगल साफ किए जाते थे रेलवे की पटरी के विकास के लिए, न लोहा बसता था, न कुछ और अन्य उत्पाद बसते थे, कोयला उसको चलाने के लिए चाहिए होता था। तो इस तरह से इसे भारतीय व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा बोझ मानकर इन्होंने नकार दिया इस विचार को। इसलिए उन्होंने वेल्बी आयोग के समक्ष भी वेल्बी आयोग के समक्ष विरोध जताया, जबकि उस टाइम तो भाप के इंजन थे, तो वहाँ तो इतनी स्पीड और इतनी कार्यकुशलता थी भी नहीं जितनी अन्य संसाधनों से था। यातायात के अन्य साधन ज़्यादा प्रभावी हो सकते थे, मालगाड़ियाँ ज़्यादा चलती थी, अंग्रेजों को खुश करने के लिए कुछ सवारी गाड़ियाँ चलती थी। और वैसे भी रेलवे के साथ हमारा ज़्यादा अनुभव अच्छा भी नहीं है। हमारे गांधी जी को ट्रेन से ही फेंक दिया गया था उस डब्बे में से, ऐसा कहा जाता है। तो तब से ही हमारा रेल के साथ 36 का आंकड़ा है, उससे पहले से ही लगभग। तो गुरुजी भी रेलवे को अच्छा नहीं बता रहे थे, तो गांधी जी के लिए भी रेलवे अच्छी साबित नहीं हुई। मेरे कहने का इतना तात्पर्य, क्योंकि रोजगार इतना ज़्यादा मिला नहीं भारतीयों को, शोषण का साधन बन गए, वनों में हस्तक्षेप करने लगे, आदिवासियों को दिक्कत होने लगी। तो हर तरह से ये रेलवे भारतीयों के लिए अनुपयोगी साबित हो रही थी। ऐसा सुझाव मिस्टर गोखले ने भी प्रस्तुत किया। आगे देखें, अब हमारा जो अंतिम बिंदु था उसकी तरफ चलते हैं। तो आप भी ध्यान रखिए, अभी तो रेलवे पर्यावरण के आधार पर उसका विरोध किया जा सकता था अगर कोयले की ट्रेन चल रही होती इंडिया में, या उसकी गति को लेकर। अब तो हम बुलेट ट्रेन लाने वाले हैं, बुलेट ट्रेन आते ही तो बस इतिहास हो जाएंगी ये ऐसी इस तरह की ट्रेन। आगे चलते हैं। ऋणग्रस्तता,
किसानों की ऋणग्रस्तता के संबंध में भी गोखले ने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, भारतीय किसान जो आज बैठा हुआ है धरने पर, वो किसान शुरू से भी ऐसा ही थोड़ा सा खुश नहीं रह पाता है, या उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश रह पाए। क्योंकि वहाँ पर आप देखिए कि जैसे जैसे मशीनीकरण, आज तो मशीनीकरण का योगदान रहता है, उसमें छोटे किसान बिल्कुल लुप्त हो रहे हैं, या बंटवारा जो ज़मीन का हो जाता है, उस छोटी छोटी ज़मीनें रह जाती हैं, उनमें क्या उत्पादन होगा, इस तरह की मानसिकताएं काम कर रही हैं। और दूसरा, पानी नीचे जा रहा है और सिंचाई के साधन इतने विकसित नहीं हो पा रहे हैं, बारिश पर आज भी हमारी निर्भरता बनी हुई है। तो वहाँ पर पहला कारण तो ये था कि प्राकृतिक आपदाएँ जो थी, उन प्राकृतिक आपदाओं और ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय किसान को कभी भी उठने या विकसित होने नहीं दिया। अब उसकी नीतियाँ ऐसी थी, तो उन नीतियों के कारण भारतीय किसान को बार बार महाजन, कभी जमींदार, कभी किसी अन्य भूपति या धनपति के पास ऋण लेने जाना होता था। और ये ऋण एक बार अगर वो ले लेता था तो वो चक्र जीवन भर, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता था। इस कारण भारतीयों की नीतियाँ और ऊपर भारतीयों के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी, वे भी उतनी ही कठोर थी। इन नीतियों में हालांकि सुधार करने का प्रयास किया गया स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत और अन्य आर्थिक सुधारों के अंतर्गत, लेकिन ये सुधार प्रभावी नहीं रहा। तो ये जो गोखले भी कहते थे कि ब्रिटिश सरकार की जो ये नीतियाँ हैं, उपरोक्त चार, इनकी वजह से किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून लाई जिसकी वजह से वो किसान अपनी ज़मीन को गिरवी भी नहीं रख सकते थे, और जब गिरवी नहीं रखेंगे तो उन्हें लोन मिलने की संभावना भी वहाँ पर समाप्त हो जाती थी। यानी किसानों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार थी, और बार बार मिस्टर गोखले इस बात का विरोध करते थे, और वे सुझाव देते थे कि ब्रिटिश सरकार को साख समितियों के माध्यम से, सोसाइटियां जो हैं उनके माध्यम से, क्रेडिट सोसाइटियां जो हैं उनके माध्यम से लोन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब तो धीरे धीरे भारत में इस तरह की व्यवस्थाएं समाप्त हो रही हैं कि आपको किसी लोन के लिए महाजन या किसी गांव के व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़े। सरकार भी उपलब्ध करवा रही है, लेकिन आज भी उतने प्रभावी नहीं है। कहने का मतलब, आज भी किसान को अपनी ज़मीन या अन्य प्रकार के संसाधन गिरवी रख के या उनके आधार पर लोन मिल रहा है। मतलब उसको गवर्नमेंट से या उसकी कोई विशेष सहायता मिलनी चाहिए, या फिर उसके ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होनी चाहिए कि उसे लोन लेना नहीं पड़े। मतलब आज भी किसान हमारा पिछड़ा हुआ है। देखें, और मैंने बताई थी पहले, लगान मूवी तो वैसे ही किसान पर बनी हुई है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान सर्वाधिक पीड़ित थे। अभी जैसे अब मैं अगर ये कहूँ कि जिन राजाओं से उन्होंने राज्य लिए थे, उनको तो कुछ ना कुछ वो देते थे रकम व्यय करने के लिए, खर्चा देने के लिए, लेकिन किसानों के लिए इस तरह की कोई पॉलिसी ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई नहीं गई थी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जिन राजाओं से ब्रिटिश सरकार ने संसाधन प्राप्त किए थे, वो राजा उनके प्रति आज भी वफादार बने रहे हैं। ठीक है, उनके पक्ष में काम कर रहे हैं या उनसे किसी प्रकार के संसाधन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन किसानों के संदर्भ में अगर हम ये बात कहें तो किसानों के संदर्भ में इस तरह की कोई छूट नहीं थी। कारण क्या रहा? एक तो प्राकृतिक आपदाएं, और ब्रिटिश नीतियां। और इन नीतियों के प्रभाव में ही उन्होंने अपना विकास, भारतीय किसान अपना विकास नहीं कर पाते थे। तो अंत में उन्हें कहाँ जाना पड़ता था?
ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तो कारण क्या थे, और भी कारण थे उसका, तकनीकी रूप से पिछड़ा होना। ये तो थे ही, ये व्यक्ति, इनकी जो इंटरेस्ट रेट थी वो तो कारण थी, जो इनकी ब्याज दर थी वो तो एक प्रमुख कारण था ही। उसके अलावा तकनीकी आधार पर पिछड़ापन, विपणन के आधार पर, कृषि उत्पाद या जिन्स, यानी किस चीज का उत्पादन किया जाना चाहिए, अब मार्केट की उनको इतनी समझ नहीं होती थी कौन सी चीज। अब जैसे अंग्रेजों को नील चाहिए थी तो उन्होंने कहा नील का उत्पादन करो। अब नील का उत्पादन करते हैं तो जमीन को नुकसान होता है, लेकिन अंग्रेजों को फायदा हो रहा था, उन्होंने कहा भाई नील का उत्पादन करो। अब इनको अगर ऐसा पता है तो ये आज भी तो किया, इन्होंने मना नहीं कर सकते थे, मना नहीं किया तो परिणाम रहा कि जमीन अनुपजाऊ हो गई। ठीक है, तो अब आज के आधार पर तो हम भी कह सकते हैं कि कभी जिस उत्पाद की, जिस वस्तु की मांग ज़्यादा हो, किसान को वही वस्तु ज़्यादा विकसित करनी चाहिए। तो यहाँ पर पिछड़ापन है, तो यहाँ पर ये चाहते थे सुझाव के तौर पर सरकार से या ब्रिटिश क्राउन से सहायता प्राप्त हो। इन कमियों को दूर करने के लिए एक तो सरकार सहायता करे, पहली बात, ठीक है। और दूसरा सुझाव दे रहे हैं, अगर हम बात करें सुझाव, एक तो ये हो गया, एक सुझाव ये दे रहे हैं कि साख समितियों के आधार पर या साख समितियों के द्वारा, साख समितियां जो हैं वे साख समितियां किसानों को क्या करें, इनसे बचने के लिए या इस ऊंची ब्याज दर से बचने के लिए सुझाव दे रहे हैं कि सरकार द्वारा साख समितियां बनाकर ऋण उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, ये जब ऋण आएगा तो किसानों के यहाँ जो बैठा है, जो किसान गिरवी रखा हुआ है, या हम कह दें कि जिस किसान की ज़मीन गिरवी रखी हुई है वो क्या करेगा, अपनी ज़मीन को बिना गिरवी रखे एक अच्छा कम दर पर, एक ब्याज कम दर पर लोन या ऋण प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो ये सुझाव दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक ऐसा एक्ट लाए जिस एक्ट के आधार पर लैंड एलिविएशन बिल, लैंड एलिविएशन एक्ट आया जिसके आधार पर किसान जमीन गिरवी नहीं रख सकता था, जो कि उसका मूल लोन का मुख्य आधार था। इस बिल का भी गोखले ने विरोध किया था। गोखले ने इस ऋण का क्या किया और इस बिल का क्या किया, विरोध किया। तो ये और आप जानते हैं कि किसान की ज़मीन ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो वो जानते थे कि अगर किसान की ज़मीन चली गई तो वह किसी भी प्रकार से अपने आप को उठा नहीं पाएगा, या सरकार अपने उद्देश्यों को लेकर सफल हो जाएगी, उसकी ज़मीन हड़प लेगी, और ज़मीन जाने के बाद किसान किसी भी प्रकार से काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब किसान और ज़मीन और किसान दोनों एक दूसरे के
संपूरक हैं और कल्पना ही नहीं की जा सकती एक दूसरे के बिना इन दोनों की। तो इस तरह से हमने देखा कि आज मिस्टर गोखले ने जो आर्थिक सुधार या आर्थिक नीतियों को लेकर ब्रिटिश सरकार की जो आलोचना की या ब्रिटिश सरकार को जो सुझाव दिए उनका हमने अध्ययन किया। इस आर्थिक सुधारों को लेकर जो हम विषय कंप्लीट कर रहे हैं उस विषय के अंतर्गत हमने देखा कि किसानों को मजबूत करने से या किसानों को मजबूती प्रदान करने के संदर्भ में मिस्टर गोखले के विचार या सुझाव एकदम स्पष्ट हैं। वो कहीं से भी किसी भी प्रकार के विरोधाभास में या उनकी नीतियों में परिवर्तन नहीं है। जिस तरह तिलक की नीतियां 1908 से पहले और 1908 के बाद की नीतियों में थोड़ा सा उनके परिवर्तन आया, वैसा परिवर्तन गोखले के विचारों में प्रारंभ से लेकर अंत तक नहीं आया। वे जिस माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे उसी माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध प्रारंभ से लेकर अंत तक किया। उनको वो सुझाव प्रस्तुत करते थे, उन सुझावों के अंतर्गत रहते हुए ही उन्होंने अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया और प्रत्येक भारतीय किसान वर्ग हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, उन सभी की नीतियों को ध्यान में रखते हुए अपने वो सुझाव प्रस्तुत करते थे। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखें कि वो जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि भारत के जो व्यक्ति हैं, युवा हैं, वहाँ पर भारतीयों को रोजगार उपलब्ध हो और इसके लिए आवश्यक था कि भारतीयों का धन भारत में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो भी चाहते थे कि भारतीयों को जो उद्योग धंधे हैं, भारत की जो तकनीक है, वो भारत के जो संसाधन हैं, उनको भारत में प्रयोग किया जाए। इसका कारण क्या था कि इससे एक तो भारतीयों को रोजगार मिलेगा, उनमें आत्मसम्मान की भावना आएगी, भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत का औद्योगिक विकास भी होगा, ऐसा वे मानते थे। औद्योगिकरण के विरोध में नहीं है वो, लेकिन रेलवे के विकास के विरोध में क्यों है? क्योंकि रेलवे एक तरह से हाथी पालने जैसा था। हम कहते हैं किसी के घर में हाथी पालना बड़ा राजाओं का या बड़े जमींदारों का शौक होता है, ऐसा रेलवे हमारे लिए सफ़ेद हाथी के तौर पर काम कर रही थी। अभी भी आज भी आप देखते होंगे तो आपको पता लगेगा कि रेलवे की जो माल ढुलाई है, मालगाड़ियाँ हैं, वो रेलवे का खर्चा उठा रही है, नहीं तो सवारी जो गाड़ी है उसके कारण रेलवे आज भी घाटे में है, उसको आधार माना जाएगा। लेकिन वो जो माल ढुलाई है, मालगाड़ियाँ हैं, उनकी परफॉर्मेंस दोनों को बैलेंस करते हुए देखेंगे तो वो घाटा कहीं ना कहीं एक तरह से बराबर हो जाता है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो व्यवस्थाएं, भारतीय परिस्थितियाँ जो हैं वो रेलवे के अनुकूल नहीं हैं। राजस्थान में भी अब तो हैं, लेकिन राजस्थान में आप देखेंगे रेगिस्तान है, पहाड़ी इलाका है, भारत का पठारी इलाका है। रेलवे काम तो कर रही है, सड़कें भी काम कर रही हैं, हवाई सेवाएं भी पहुंच चुकी हैं रेत में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वहाँ की वो बहुत उपयुक्त हैं सभी दशाएं। वहाँ ये कहना है कि वहाँ पर जो अतिरिक्त भार उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पर रेलवे, सैनिक, मुक्त व्यापार के कारण जो पड़ा, उसका गोखले के द्वारा विरोध किया गया और उस विरोध के फलस्वरूप ही भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत होती है। या आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में या आर्थिक सुधारों के सबसे बड़े समर्थक के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा, उनको याद रखा जाएगा और उनके इन कार्यों को निरंतर भारतीय इकोनॉमिस्ट को भी ये प्रेरणा देते रहेंगे। इसी प्रेरणा के साथ हम इस विषय को समाप्त करते हैं और हम देखेंगे कि अगला जो हमारा विषय आएगा वो हम शिक्षा संबंधी जिनके विचार थे उनको देखेंगे और इनके जो राजनीतिक विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इनको देखें, इसका मनन करें, चिंतन करें और अगर कुछ और ऐड कर सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं, अपना विचार शामिल कर सकते हैं अपने विचार, तो उनको ज़रूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।